डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आप जानते ही हैं कि हर मंगलवार और गुरुवार को हम और आप मिलकर सच की बात करते हैं। वैसे आज जिस सच को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो बरसात से जुड़ा हुआ है। अब हो सकता है कि इस वक्त आप अपने ड्राइंग रूम की या बेडरूम की खिड़की से झांक के इस बारिश का लुत्फ ले रहे हो। ये भी हो सकता है कि बारिश के बाद चाय पकौड़ी की तैयारी हो या फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर भी हो। लेकिन यही बारिश जहां आपके लिए राहत की वजह हो सकती है, लेकिन यही बारिश कई लोगों के लिए आफत की वजह बनी हुई है। हर साल की तरह इस बार भी मानसून के आते ही त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है और ये सिर्फ गांव देहात के इलाकों का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। मेट्रो सिटीज का बुरा हाल है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यानी देश की राजधानी से लेकर देश की आर्थिक राजधानी तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। यही स्थिति कमोवेश हम हर साल देखते हैं और इस साल भी वही त्राहिमाम, वही तबाही, वही लोगों की मुश्किलें नजर आ रही हैं। अब क्या होगा कि फिर से रात कैंप लग जाएंगे, खाने के पैकेट्स बांट दिए जाएंगे, जो मौजूदा संसाधन है उनका इस्तेमाल करके जख्मों पे मरहम लगा दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या, हर साल फिर एक बाढ़, फिर एक तबाही। और ये जो आंकड़ा है ना तबाही का, वो बहुत डराता है। आपको यहां जानना चाहिए कि दुनिया भर में, जी हां, दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं उसका 5वां हिस्सा अकेले भारत में होता है। नुकसान की तो कोई हद ही नहीं है। हर साल नुकसान का एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह के संसाधन, तमाम तरह की बातचीत, तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह का बजट, लेकिन ये स्थिति सुधरती क्यों नहीं है? सरकार के विजन पे ये नौकरशाही काम क्यों नहीं करती है? और हर साल का जब ये रिपीट टेलीकास्ट हमको देखना ही है तो फिर नौकरशाही की जो कार्यवाही है, जो प्रोसेसिंग है, जो कार्य करने की क्षमता है, उसको बदलने की कोशिश या मौजूदा स्थिति पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं होती है? आज बाढ़ के इसी दंश को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार अपने स्तर पे कई सारी कोशिशें लगातार कर रही है और उनका कहीं कहीं पे इंपैक्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी तस्वीर उकेरने की कोशिश करेंगे और समझने का यही प्रयास होगा कि इस बाढ़ के दंश से मुक्ति कब मिलेगी। शुरुआत एक पैकेज के साथ करते हैं, एक रिपोर्ट के साथ करते हैं और फिर आपको बेहद खास मेहमानों के साथ चर्चा के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे कि ये बाढ़ का कहर कब कम होगा। पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। हर साल की तरह स्थिति इस साल भी वैसी ही नजर आ रही है। बिहार और यूपी के छोटे शहरों से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटी तक हर जगह पानी ही पानी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। शहरों में भी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और सड़कों पर कई फुट पानी जमा है। कहीं कार और बाइक पानी में बह गए तो कहीं पुल ही टूटकर नदी में समा गए और एक बार फिर सारी व्यवस्थाएं इस बाढ़ के आगे बौनी ही नजर आ रही हैं। हम हर साल ऐसे ही बाढ़ से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते आए हैं। साल दर साल जैसे जैसे मानसून का मौसम आता है, बाढ़ का कहर भी शुरू हो जाता है, जिससे काफी तबाही होती है। वर्ष 2024 में भी जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ रहा है, बाढ़ से होने वाली क्षति और विनाश का वही पुराना पैटर्न सामने आ रहा है। हर साल बाढ़ से जुड़ी ऐसी बड़ी घटना जरूर होती है जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। बाढ़ आने के कई कारण हैं, जिनमें अत्यधिक बारिश का होना, नदियों का अति प्रवाह, बांधों का टूटना, तूफानी लहरों और सुनामी का आना, बर्फ या ग्लेशियर का पिघलना, वनों की कटाई और वनस्पतियों की कमी शामिल है। बाढ़ आने की ये वो वजह हैं जिससे हम सालों से जूझते आए हैं, लेकिन इनसे बचाव का अभी तक कोई सार्थक उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं, जो बड़ी चिंता का सबब है। भारत में बाढ़ एक बार बार होने वाली घटना है और इससे जीवन, संपत्ति, आजीविका, प्रणाली, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता को भारी नुकसान होता है। बाढ़ के राज्यवार आंकड़ों को देखें तो देश में बाढ़ से 27% नुकसान बिहार में,
33% उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और 15% पंजाब और हरियाणा में होता है, जिसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में महत्वपूर्ण बाढ़ क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन में है, जो देश के कुल नदी प्रवाह का लगभग 60% है। हालांकि बाढ़ की इस विभीषिका से निपटने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। इस बार के बजट में सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने का प्रयास होगा कि वो कौन से उपाय हैं जिसके जरिए हम बाढ़ के दंश को थोड़ा ही सही कम कर सकते हैं। तो बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वो कौन से प्रयास हैं जो किए जाने चाहिए, और हर साल बाढ़ का ये रिपीट टेलीकास्ट हम क्यों देख रहे हैं, वो भी तब जब हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान, वो खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ विमलेंदु झा जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। आज झा साहब से समझेंगे कि आखिर ये स्थिति हो क्यों रही है। अविनाश चंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं और कई तरह के लेख इसी विषय पे वो लिखते रहे। उनसे आज नजदीक से हर पहलू को समझेंगे। मेरे साथ पवन कुमार मिठानी साहब जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज की नजर से, सामाजिक दृष्टि की नजर से कैसे वो समझते हैं इन तमाम स्थितियों को, ये समझने का प्रयास होगा। कृष्णवीर चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक संघ के। किसान की पीड़ा उनसे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विमलेंदु झा आप ही से। तमाम संसाधन हमारे पास हैं, तमाम उपलब्धियां हमारे पास हैं, गिनाने के लिए तमाम आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी ये जो बाढ़ का दंश है हम हर साल यूं ही झेलते हैं। वो कहां पे चूक हो रही है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, बाढ़ के जो कारण हैं वो सबों को ज्ञात है और पिछले अनेक वर्षों से हमने देखा है कि बाढ़ का जो इंटेंसिटी है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। तो मीटरोलॉजिकल रीजंस हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण आजकल जो है क्लाउड बर्स्ट हो या एक्स्ट्रा रेनफॉल हो या छोटे समय में बहुत ज़्यादा बारिश की स्थिति बन रही है। तो मीटरोलॉजिकल रीजन एक है, दूसरा फिजिकल रीजंस हैं। तो अगर आप देखें कि दिल्ली की जो स्थिति थी पिछले एक महीने में, जो हमने देखा कि जगह जगह पे दिल्ली और गुड़गांव में पिछले 24 घंटे में हर जगह जो है आर्टिफिशियल तालाब जैसी स्थिति बनी है। तो वो सिर्फ बारिश के कारण नहीं, बल्कि गवर्नेंस के फेलियर के कारण, जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है जिसको हमने अपडेट नहीं किया है। दिल्ली में पिछले 50 वर्षों से हमने उसको मॉडर्नाइज करा ही नहीं अपने ड्रेनेज सिस्टम को। और तीसरा जो रीजन है वो ह्यूमन फैक्टर्स है। वो लार्जली हम देखते हैं कि कैसे हमारे वेटलैंड्स पे, फ्लड प्लेन्स पे जिस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि दिल्ली में लगभग 50% से ज्यादा जो वाटर बॉडीज हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं। वो कागज में है सिर्फ, असल में जमीनी तौर पे वो है ही नहीं। अच्छा। तो विडंबना ये है कि पिछले महीने हम और आप हीट वेव के बारे में चर्चा कर रहे थे, पानी की किल्लत के बारे में चर्चा कर रहे थे, और आज 30 दिन भी नहीं बीता है कि हम बात कर रहे हैं कि इतना ज्यादा पानी कि हम लोग त्राही पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही है स्थिति, वायनाड में हो रही है स्थिति। और यह भी बात है कि अगले महीने सितंबर में फिर हम ड्राउट जैसी बात करेंगे कि कैसे हमारे बहुत सारे रिजर्वॉयर्स में शॉर्टफॉल हो गया है। तो ये जो स्थिति है कि किसी महीने बहुत ज्यादा पानी, किसी महीने कोई भी पानी नहीं, इसमें पानी का नियंत्रण, पानी के बारे में सोच बनानी, बहुत एक लॉन्ग टर्म सोच बनानी। क्योंकि देखिए, आप चिप्पी डाल करके अगर आप काम करेंगे कि आप सोचेंगे कि 12 अगस्त को अगर बारिश हुई तो हम 13 अगस्त को कुछ काम कर लें, तो नहीं। आपको पिछले वर्ष के अनुभवों से सीख करके देखना पड़ेगा कि हमारे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स में, हमारे रिवर कीपिंग सिस्टम्स में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह का विकास हम कर रहे हैं जिसके कारण बाढ़ की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और उसका जो विनाश है, उसका जो इंपैक्ट है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कृष्णवीर चौधरी जी, ये जो दशकों का इंतजार है कि कब नदी के प्रवाह से होने वाले नुकसान से हम बच पाएंगे, ये इंतजार खत्म कब होगा? जैसे झा साहब भी कह रहे हैं कि हमें पिछले टेलीकास्ट से, पिछली घटनाओं से सीखने की जरूरत है। हम सीखने को तैयार क्यों नहीं है सर? घनश्याम जी, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहाड़ की परिस्थितियां और गांव की परिस्थितियां हैं, और दूसरी तरफ महानगरों की परिस्थितियां हैं। तो महानगरों की जो परिस्थितियां हैं वो तो उनका ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज सिस्टम और जो है उस सब के फेल्योर का कारण है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज हो जाए शहरों में तो उसमें तो कोई परेशानी है नहीं। बात आती है पहाड़ों के ऊपर और नदियों के ऊपर। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है इस देश में, उसके बाद गंगा है। तो प्राकृतिक
की जो स्थिति है, पानी तो जीवन की रेखा है, लेकिन आप ये बताइए हमने उसका दोहन कैसे किया और प्रयोग कैसे किया। जो क्लाइमेट चेंज का असर हम कह रहे थे पिछले 15 सालों से, हम कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का असर होगा, एकदम बारिश का बहुत ज़्यादा होना, एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना, ये नुकसानदायक बात है। बारिश पहले भी होती थी, गर्मी पहले भी होती थी। आप याद कर लीजिए, पहले 4 महीने तक वर्षा बराबर होती थी। क्या आज 4 महीने वर्षा होती है बराबर? नहीं होती। पहले वर्षा जो है रोजाना, उसका जो एरिया, वो जो पानी का वॉल्यूम होता था बरसात का, वो धीरे 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 होता था। बरसात उस तरीके से होती थी और उतना ही धरती के अंदर पानी चूसती थी धरती, और उससे जो ग्राउंड वाटर था, ज़मीन के अंदर पानी जाता था, सारी चीज़ें बैलेंस थी। अब क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ये विकास का मॉडल है हमारा, और उसमें ऊपर से वनों की कटाई, वनों में आग लग रही है, हम प्लांटेशन उतना नहीं कर पा रहे हैं जितने करने की ज़रूरत है जी। तो ये सब जो बैलेंस होना चाहिए प्राकृतिक उसमें, वो करने का प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये ना एक दिन में क्लाइमेट खराब हुआ है और ना ये एक दिन में सुधरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार के लिए प्रयास सरकार कर रही है। बहुत सारे महानगरों में कागजों पे सफाई होती है ड्रेनेज की, एक्चुअल नहीं होती। तो वहाँ दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, वो अलग अलग शहर की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। लेकिन एक बात आप देखिए कि राजस्थान में, जहाँ रेगिस्तान आप कहते थे, वहाँ भी आज बाढ़ है। आज वर्तमान समय में 11 जिले ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल बहुत हालत ख़राब है पानी की वजह से। तो उस पानी को आप रोक नहीं सकते। कैसे रोक सकते हैं पानी को? आप जो है, बाढ़ के पानी को कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ में आप देखिए, आज हिमाचल पूरा क्या कर रहा है, उत्तराखंड क्या स्थितियां हो रही हैं। वो इसलिए भी हो रही हैं कि जब हमने पावर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया हिमालय के अंदर, और जब ड्रिलिंग की गई, और जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया गया था, हमने तभी कहा था कि इसके घातक परिणाम होंगे, और इसका परिणाम जो है मौसम विपरीत होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और उससे बरसात का जो दुर्गति होगी, वो नुकसान तो आखिर आप देखिए किसान को झेलना पड़ता है ओवरऑल। जब पानी भर जाता है खेत में और फसल खराब हो जाती है, तो सारा नुकसान जो है सबसे ज़्यादा शहरों में नहीं होता। शहरों में एक सिर्फ कहते हैं, और इसके अलावा जो पानी के तालाब और वाटर बॉडीज़ की बात है, उसमें भी सरकारों ने काम किया है, शुरू किया है और खाली करा रहे हैं, और उनका परिणाम इस काम का असर भी दिखेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अविनाश मेरे साथ है। तो अविनाश, बारिश, बाढ़ और बर्बादी की जो अंतहीन दास्तां है, जिसपे सालों से, दशकों से हम पुल बनाने की, बांध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बांध बनता दिखाई नहीं दे रहा है। सारी स्थितियां सिफर है। अविनाश, एनालिसिस क्या कहता है आपका? बिल्कुल सही कहा आपने। आज़ादी के बाद से ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे नाम दिया गया था नदी जोड़ो परियोजना। उसका एक मूल मकसद यही था कि कुछ नदियां जो हैं वो वर्ष भर सूखी रहती हैं और कुछ नदियों में अतिरिक्त पानी रहता है। तो हम इस तरीके से उन नदियों को आपस में जोड़ सके, जिससे कि जिन नदियों में पानी नहीं होता वहाँ पे पानी पहुँचाई जा सके, और जहाँ अतिरिक्त पानी है जिससे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे भी नुकसान को कम किया जा सके। हालांकि इसमें भी पर्यावरणविद जो हैं उन पे बहुत सारे उनके अलग अलग राय हैं, लेकिन कुल मिला के जब बात हुई थी, जोड़ते हुए चल रहा हूं, लेकिन यही बात आगे बढ़ाते हुए जो पर्यावरणविद के हैं वो कहते हैं कि हर नदी का एक अपना इकोसिस्टम होता है। अब जबरदस्ती किसी नदी को कहीं नहीं मोड़ सकते हैं। और जो नदी जोड़ो की बात आप करें, अटल जी वाली योजना जो थी, उसमें यही पर्यावरण समझाते नजर आए कि देखिए, अगर इस तरह की जबरदस्ती होगी तो फिर नुकसान ज्यादा होगा और उसमें खर्चा भी है। इस तरह का तर्क भी इस बाबत रखा जाता है, जो सुझाव आप सुझा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो हम इस नदी जोड़ो परियोजना को हम अटल जी की परियोजना से जोड़कर देखते हैं, या हम ये कहें कि उस समय इस परियोजना पे इतनी चर्चा हुई कि हमें याद है कि ये अटल जी ने शुरू की थी। जबकि मैं आपको बताऊं कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, और आज़ादी से पहले 1850
50 के आसपास जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी ये प्लान किया था कि हम इन्हें नदियों को हम कनाल के माध्यम से या किसी तरीके से हम जोड़ें। आप नदियों के रास्ते को मोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आप उनमें से एक कनाल, पतली छोटी कनाल निकाल के और किसी तरीके से आप उन रास्तों तक होते हुए वहाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ पानी नहीं है। खैर, इसमें तो जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने भी काफ़ी स्टडी करी है और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी देर हुई, लेकिन अंततः ये फैसला हो गया, अंततः यह मान लिया गया कि नदी जोड़ो परियोजना जो है वो कारगर होगी और इसी के लिए इतने सालों बाद तक भी आज भी हम उस पर बात करते हैं कि एक की जानी चाहिए एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं एक लाइन में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हम जैसे हम एक उक्ति हम इस्तेमाल करते हैं कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। हमने जितने प्रयास करने शुरू किए उतनी ही ये समस्या और विकराल होती गई। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्रीयकृत योजना, हम हमेशा ही दिल्ली में बैठ के और हम ये योजना बनाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो कोसी का पानी है वो किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और कैसे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हर बार जब बजट में हम बाढ़ पीड़ितों के लिए या बाढ़ राहत के लिए जब हम बजट बढ़ाते हैं तो जो हमारे अफसरशाह है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास इंसेंटिव क्या होता है? उनका इंसेंटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपने पास लेके आना और उनको इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत फैंसी बोट्स इस्तेमाल करने लगे हैं लोगों को पानी से बाहर निकालने के लिए, उनको खाना देने के लिए। उनके कैंप जहां वो राहत शिविर में रहते हैं वो भी काफ़ी पहले से सुविधाजनक बनाए गए हैं। तो बजट तो खर्च हो रहा है, लेकिन उसका जो समाधान एक्चुअली निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा है। इसके भी दो रीज़न है। एक तो जैसा अन्य पैनलिस्ट ने भी बताया कि एक प्राकृतिक कारण है कि आप कम समय में एकदम से अचानक से ज़्यादा बारिश का होना। दूसरा जो मानवकृत जो आपदा है, मतलब जो आप डूब क्षेत्र में आप वहाँ पे रिहायश बनाते जा रहे हैं, वहाँ पे और कार्य होने लगे हैं और वहाँ पे जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमेशा कहा गया है कि हर 5-7 साल 10 साल पे नदियाँ अपने वापस मूल रूप में पहुँचती हैं, अपने मूल स्थान पे पहुँचती हैं। अब जब आप अतिक्रमण करते जाएंगे वहाँ पे और जब वापस नदी अपनी जगह पे आएगी तो ये नुकसान होंगे ही होंगे। तो हमारा इतना सा काम था, जैसा कि हमारे कृष्णवीर सर ने भी अभी बताया कि पहले भी बारिश होती थी, पहले महीनों बारिश होती थी और इस तरीके की समस्या नहीं आती थी, लेकिन आजकल होने लगी है क्योंकि अब लोगों का इंसेंटिव बारिश के पहले तक लोगों को वहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह पे ले जाने का नहीं रह गया है, बल्कि बाढ़ आ जाने पे जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं उनको राहत देने पे हमारा फोकस शिफ्ट होता जा रहा है। विस्थापित करने और जैसी नौबत ही क्यों आया विनाश? मैं तो कहता हूँ जहाँ लोग बसते हैं इस जगहों पे उनको बसने ही नहीं बसते नहीं है। आप देखिए एनजीटी लगातार बार बार अपना आदेश देता रहता है, एनजीटी भी कहता रहता है कि आप जो हरित क्षेत्र है, नदियों के किनारे हैं, आप वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, वहाँ पे आप औद्योगिक कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ पे खेती करने लगे हैं, आप वहाँ पे रिहायशी स्थान बनाकर रह देने से देने भर से नहीं होगा। अगर वहाँ कोई बस रहा है अपने घर को, यही मैंने आपको कहा, यही मैंने कहा क्योंकि हमारा यही मैंने कहा कि क्योंकि हमारा इंसेंटिव ये है कि जो इतना बड़ा बजट आ रहा है वो हम खर्च कहाँ करेंगे? हम उनको राहत देने के नाम पे खर्च कर रहे हैं, ना कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपना रहे हैं कि समय। हाँ, ये ऐसा दुर्भाग्यवश यही हो रहा है। ठीक है, ये स्थिति बहुत दयनीय है। पवन जी भी मेरे साथ है। तो पवन जी, असल में क्या विकास के नाम पे प्राकृतिक संपदाओं का, खासकर पहाड़ों में जो दोहन किया जा रहा है वो इस कदर बढ़ गया है कि स्थिति हम देखते हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कभी पहाड़ दरक रहे हैं, कभी लोग परेशान हो रहे हैं और पहाड़ों में बाढ़ की स्थिति। अभी पिछले शो में हम बात कर रहे थे तो नैनीताल में 40 डिग्री से ऊपर के पारे का जिक्र हम कर रहे थे उस दिन, और आज देखिए बाढ़ जैसी स्थिति है। बेकार हालत हो चुकी है पहाड़ की भी अब तो। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अविनाश जी, आपने ठीक कहा। भारत के अंदर आप देखिए कि 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 27 राज्य कम से कम बाढ़ से
प्रभावित हैं, और जिनमें से हिमालय बेल्ट, क्योंकि हिमालय पूरा क्षेत्र, हम हिमालय को केवल उत्तराखंड से नहीं जोड़ देंगे, पूरा हिमाचल से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र भी उसके अंदर आ जाती है। 7 सिस्टर जो स्टेट हम कहते हैं, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, जितनी ये 7 सिस्टर स्टेट जिनको हम कहते हैं, ये पूरा हिमालय बेल्ट के अंदर आता है। और हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है, और हिमालय से छेड़छाड़ प्रकृति से छेड़छाड़ है, और प्रकृति से छेड़छाड़ करने से हम बाज नहीं आ रहे। बाढ़ मानव जनित नहीं हो सकती है, हम मानते हैं। बाढ़ प्रकृति के कारण हो सकती है, बाढ़ बादल फटने के कारण आ सकती है, आपदा ग्लेशियर टूटने के कारण आ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम भी जिम्मेदार हैं। आप ये देखिए कि उत्तराखंड के अंदर ही, आपने अभी खुद ही ये प्रश्न उठाया, उत्तराखंड के अंदर आज बाढ़ नई बात नहीं है। आज क्या है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, छोटी छोटी बातों को हम दिखाते हैं। आप 1998 की मालपा कांड को भूल गए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा था, प्रतिमा बेदी जो थी, कबीर बेदी की वाइफ थी, और एक बहुत बड़ी नाम था उनका, तो बड़ा चर्चा में आया कि मालपा पूरा गांव डूब गया, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे पूरे के पूरे डूब गए। 1951 में सतपुली नयार के अंदर पूरे जो गाड़ी लोग सोए के सोए बह गए। अर्थात निरंतर बाढ़ और आपदा आना लगातार लग रही है। हमने आज तक बचपन से लेकर, मैं बिहार को बिहार के रूप में, पाटलिपुत्र के रूप में नहीं सुनता आ रहा हूं। मैं बिहार की जो नदियां हैं, घग्गर नदी है, गांडी नदी, घग्गर है, गंडक है, गोसी है, इन नदियों के तांडव के कारण हर साल जुलाई अगस्त में, शायद हम इतने साल 60 साल मेरी उम्र को होने को आ रही है, लेकिन मैं लगातार सुनता आ रहा हूं कि गंडक विकराल रूप ले ली है। अर्थात हमने इनके तटबंधों को रोकने की कोशिश, बांधने की कोशिश की। अभी आपने सुना कि इतने पुल टूट गए, इतने बांधों को दिल्ली में 1977 में बाढ़ आई, और 2023 में, जब हम कहते हैं 21वीं सदी में रहते हैं, पिछले साल की बाढ़ दिल्ली में देखा कि दिल्ली के अंदर 10 तक, अब उसके बाद हम इफ और बट करते हैं, मानव जनितों की बात कर देते हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन भाई आप 50 साल के बाद भी कितने बदले। सरकार कहती है कि हमने उपाय किए, हमने बांध बनाए, बिल्कुल निश्चित रूप से बनाए, लेकिन जब तक अतिक्रमण को नहीं हम रोकेंगे। मुंबई के अंदर पहली बार हम लोगों ने गत 2-3 साल पहले बाढ़ का सुना, वहां मीठी नदी के कारण बाढ़ आई। मीठी नदी पे क्या किया आपने? अतिक्रमण कर दिया। आप उत्तराखंड के अंदर बाढ़ की बात करते हैं, आप ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग, आप ऊपर विष्णुप्रयाग, बद्रीनाथ तक जाएंगे तो गंगा के बेसन में सारे रिजोर्ट और लोगों ने वहां पे अतिक्रमण करके, गंगा के बिल्कुल किनारे पे जाके अतिक्रमण करके अपने होटल बना दिए। तो जब प्रकृति से छेड़छाड़ तो है, और जब वो अपना विकराल रूप लेती है, केदारनाथ आपदा कहां पर 2013 में ग्लेशियर के टूटने से वहां पर पानी चोरा, जो पानी का इतना बड़ा वो आया कि हजारों लोग डूब गए, हजारों लोग मर गए, लेकिन तब भी हम नहीं संभले, और आज सेम वही स्थिति वहां पे लगातार होती जा रही है, सब जगह होती जा रही है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जब तक हम नहीं रोकेंगे, अतिक्रमण नहीं रोकेंगे, तब तक हम बाढ़ के जितने भी उपाय कर लें, बाढ़ प्रकृति की वो ऐसी मार है कि मानव उसके आगे हार जाता है। ठीक है, तो ये क्षणिक स्वार्थ है जिसका भुगतान हम सबको मिलकर करना होगा, और हम कर रहे हैं। फिर हम बोलते रहे कि ब्रह्मपुत्र हमें परेशान कर रही है, गोमती परेशान कर रही है, नर्मदा परेशान कर रही है, कोसी हमें परेशान कर रही है। नदियां हैं, नदियों का मूल स्वरूप अगर छेड़ेंगे तो फिर स्थिति ऐसी ही होगी। लेकिन सरकार संजीदा है, और इस बार सरकार ने 55% बजट इसी मद में बढ़ाया है। उस पर भी चर्चा, ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे, उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। तो आज बात हो रही है उस बाढ़ की जिसके बढ़ते हुए पानी ने हमारी और आपकी मुश्किलें बढ़ा दी, और हमारे किसान भाई बेहद परेशान हैं।
आपके दर्द को हम समझते हैं और मैं लगातार कहता हूं कि सिर्फ खबरें पहुंचाने का माध्यम हम नहीं है, आपके सुख और दुख दोनों में हम साझी है। इसीलिए बाढ़ जैसे विषय पे आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विमलेंदु झा मेरे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। झा साहब, 19,516 करोड़ रुपए से 30,233 करोड़ रुपए बजट बढ़ा दिया गया। लगभग 55% बजट सरकार ने इस बार बढ़ा दिया है। ये बढ़ते हुए बजट का बढ़ता हुआ असर नजर आने में इतना समय क्यों लग रहा है? सरकार सीरियस, हम समझ गए, सरकार सेंसिटिव है, ये भी समझ गए, वो लोगों के दुख दर्द को समझ रही है, ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन धरातल पे काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए, क्रिटिकली देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समस्या जो हम पिछले कुछ मिनटों से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समस्या क्या है, और हम बार बार कहते हैं और इसको बार बार जो है कहा जाता है कि पर्यावरणविदों की नहीं सुननी चाहिए कि विकास का मॉडल, अगर मेन कारण हमारा विकास का मॉडल है और हम सोचेंगे कि हम एक नाली, एक नलका, एक नदी, एक बांध, एक कोई चीज को सॉल्व कर लें और ठीक कर लें, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। हमारे विकास के मॉडल में प्रॉब्लम है। जो लोग प्रपोज करते हैं, प्रोपोनेंट्स हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये प्लम्बिंग लाइन नहीं, हमें समझना ये बहुत आवश्यक है कि प्रकृति और एक प्लम्बर जो हम घर में जैसे नलके लगाते हैं, उसी तरह हम नदियों को नलकों का सिस्टम जो समझ हम अपने एरोगेंस में बहुत बार बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रकृति को हम कंट्रोल कर लेंगे, हम जेसीबी से पहाड़ तोड़ करके उस पर सड़क बना लेंगे, हम जंगल काट लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हवा जो है और पानी जो है वो लैब में मिल जाएगा। हमें ये भी पता है, हमारे कॉमन सेंस में ये पता है कि वाटर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एयर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने वो जो कहते हैं ना, हम अपने घमंड में, हम अपने आक्रोश में, हम अपने प्रोवेस में बहुत बार इस तरह के विनाश का प्लानिंग करते हैं। अच्छा। एक प्लान्ड डिजास्टर है। हमें यह समझना बहुत है कि हम बहुत बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई बाढ़ आ गया, या फिर हीट वेव आ गया, या फिर ड्राउट आ गया, लेकिन बात यह है कि हमने बहुत मेहनत करके हम ये सब चीज लाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान, मतलब ऑफ कोर्स सरकार ने बजट को एलोकेट किया है, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एनक्रोचर या सबसे बड़ा प्लंडरर ऑफ एनवायरनमेंट या अपना इकोसिस्टम अगर कोई है तो वो सरकार और सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक तरफ हम दवाई का तो इंसान सरकार कर रही है। सब क्या करें, विकास ना करें? नहीं, विकास मुझे वो मैकेनिज्म समझाइए सर, जिससे हमारा विकास भी हो जाए और इस तरह की स्थितियों से बिना निपटे। ब्लेम गेम से कुछ नहीं हो पाएगा ना, सरकार पे ब्लेम कर देंगे तो सर उससे राहत तो नहीं होगी, सोल्यूशन कुछ नहीं होगा। कस्टोडियन हमारे पर्यावरण का, मेरी और आपकी जिंदगी का, सांस के अधिकार का या जीने के अधिकार का सरकार का है। मैं इसलिए कहता हूं कि दोषारोपण की बात नहीं है, विकास के मॉडल की बात है। और इसका ये जो बार बार हम ये बहुत आसान सा एक कॉन्वर्सेशन हम लेके आते हैं कि विकास नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। अरे मैं चाहता हूं कि मैं सांस पहले लूं या फिर फ्लाईओवर पे नाचूं, मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो विकास और पर्यावरण के बीच जो द्वंद है, जो एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल द्वंद किया जाता है प्रोपोनेंट को, ताकि एक हमें तो सरकार हमारी जान की कीमत पे तो विकास नहीं कर रही होगी ना सर, वो तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे या उससे होने वाले दूसरे इफेक्ट्स होंगे। अगर आप बताइए, आपको क्या लगता है सरकार ये जानती है कि इससे ये नुकसान होगा, उसके बाद ही विकास हो रहा है सर? शायद क्योंकि अगर सारी स्टडीज ये हैं जो कहती हैं कि हिमालयाज का जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, और फिर भी हम अगर टनल पे टनल बनाते जाएंगे उस पे और ध्वंस होता रहेगा। पिछले साल भी हमने जब देखा कि कितनी सड़कें टूट गई, हमने देखा कि पूरा का पूरा जोशीमठ शहर जो है वो डूब रहा है। हमने सिलकियारा टनल देखा। तो जब हमारे पास साइंटिस्ट हैं, सरकार के ही साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि किस तरह का विकास होना चाहिए, तो आपको 8 लेन क्यों चाहिए हिमालय में? आप 1 लेन में कर लीजिए ना काम, अगर आपको करना है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन किसका विकास, कितना विकास, और विकास की कीमत क्या है? क्योंकि आप बारिश की जो समस्या और बाढ़ की समस्या को सिर्फ एक आर्टिफिशियल या फिर एक टेम्पररी बारिश अगर सोचेंगे तो वही हम फेल कर जाएंगे। हमें इसको एक बड़े कैनवस में, विकास के कैनवस में, हमारे अपने इकोनॉमिक मॉडल के कैनवस में जब तक लेके नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। जैसे डैम के बारे में भी सर ने कहा कि किस तरह का डैम हमने उत्तराखंड में बनाया है, कि लार्ज डैम्स, वाटर कॉलम हम बनाते हैं, और वो भी हाई सीस्मिक जोन में। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो पिछले वर्ष हमने देखा, और बाय द वे आज की जो स्थिति है, आज भी रिपोर्ट है कि आज रात तक जो है दिल्ली में यमुना जो है डेंजर मार्क से ऊपर चली जाएगी। तो जब हमें पता है कि नदी में उफान है, क्लाउड बर्स्ट अब एक का दुक्का नहीं बल्कि हर दिन हो रहा है,
कोनों में, तो हम क्यों ऐसे करते हैं? वायनाड की स्थिति देखिए, वायनाड में पूरा का पूरा गांव जो है वो चला गया, जबकि रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी थी, गाडगिल रिपोर्ट और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो कहते हैं कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में किसी तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। निकोबार में देखिए, और ये सारे प्रपोज प्रोजेक्ट किसके हैं? चाहे सरकार के हैं, सरकार के साइन हैं। तो सरकार को भी थोड़ा चिंतन, आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है कि हमें जल्दी से सुपर पावर तो बनना है, हमें विकसित देश लेकिन बीमार देश ना बने ना। बन भी रहे और सरकार इस पर चिंतन नहीं कर रही है, मुझको ऐसा नहीं लग रहा है। चिंतन हो रहा है लेकिन उसका एप्रोप्रिएट रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, वो भी आपकी बात में समझ पा रहा हूं। कृष्णवीर चौधरी भी हैं मेरे साथ। कृष्णवीर सर, असल में जैसे झा साहब कह रहे हैं कि देखिए विकास और जो दोहन संसाधनों का हो रहा है उसके बीच एक थिन लाइन है, उसे मेंटेन करने की जरूरत है। सर ये समझ कैसे आएगा? क्योंकि मैं ये रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि IMF और ADB की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक के बाद उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि पिछले 15 सालों में जो GDP है पूरे विश्व की, उसमें भारतीय कृषि की जो GDP है उसका योगदान सबसे अव्वल है। सर हमें ये रफ्तार भी तो देखनी होगी, हमें ये भी तो देखना होगा कि हमारा जो ग्राफ है विकास का वो लगातार बढ़ रहा है। अब इसके बीच का मैकेनिज्म है, लोगों की जान जा रही है, बाढ़ आ रही है, उसको भी दुरुस्त करना है। सरकार ऐसे जानबूझ के कर रही है क्या सर? देखिए, पूरी दुनिया ने इस विकास के मॉडल को देखा है। बात सबसे बड़ी पर्यावरणविद की, हमारे मित्रों की ये है कि सब विकास का मॉडल जो है वो ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक कौन सा मॉडल है? कितने बरसों तक नर्मदा को रोके रखा गया? कौन सी ताकतें थी जिन्होंने, कौन ताकतें उसके पीछे थी जिन्होंने उसको रोका गया? और आज उसको बनने के बाद क्या कितना नुकसान हुआ है? ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने अभी एक नदी को खाली करवाया। पिछले 30 सालों से उस पर कब्जा करा जा रहा था, तो क्यों किया जा रहा था? दूर मत जाइए, NCR के अंदर हिंडन नदी के एरिया के अंदर जो है, जो रिवर बेड है, उसके अंदर तमाम लोगों ने अनऑथराइज कब्जे किए हुए हैं, प्लॉटिंग कर करके बिल्डर्स ने फ्लैट बना दिए, बिल्डर्स ने फ्लैट बना दिए। ये सब क्यों? और इसके लिए अपराधी कौन? इस बात पर आवाज क्यों नहीं उठाते लोग कि रिवर बेड पे जो कब्जा किया जा रहा है, जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु आता है, मेरे मित्र कह रहे हैं कि पहाड़ पर 8 लेन की सड़क क्यों बनाई जा रही है, 1 लेन की होनी चाहिए। ये बात अपनी जगह तब ठीक है जब वहां जाने वाला कितना ट्रैफिक है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग हैं। ये एक बिंदु। दूसरा बिंदु ये कि पहाड़ पर जब एक महिला गांव में, जब उसकी तबीयत खराब होती है, ये डिलीवरी होने के लिए दिक्कत होती है, जब उसको कुर्सी पे, चारपाई पे लिटा के लाया जाता है, तो वो जो वीडियो बना के दिखाया जाता है, तो सरकार पे ये आरोप लगाया जाता है कि व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं की, रास्ते सरकार ने नहीं बनाए। सरकार रास्ता बनाए तब अपराध है, ना बनाए तब अपराध है। बीच सर ये जो डिलीवरी वाला वीडियो बोला ना सर, ये थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि अब उत्तराखंड की जो मौजूदा सरकार है 108 पे डायल करिए, आपके घर पे एम्बुलेंस पहुंचती है और दिखता है सर। मैं इसे दुरुस्त करते चल रहा हूं। अब तो दिखता है, पुराना हो गया। नहीं, पुराने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सड़कें बनाई गई, डिलीवरी तभी दे रहे हैं। अगर सड़कें रास्ते नहीं होते तो डिलीवरी का, मेरी बात को आप पूरा, घनश्याम जी कर रहा नहीं ना, तो आपने कर दी मेरी बात। तो अगर डिलीवरी देनी है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, तो संसाधन आपको देने होंगे। संसाधन कितने देने हैं, किस मॉडल पर देने हैं, उस पर हमेशा सरकार जो बात करती है, तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाती है, चर्चा करती है, और वो चर्चा विस्तार से करी जाती है। और नदियों को जोड़ने की जो बात थी, वो भी एक ऐसा रास्ता था कि जब एक सूखी पड़ी हुई नदी है और दूसरे में पानी भरा हुआ, बिल्कुल ठीक कहा मेरे मित्र ने, तो जोड़ने का पर्पज ये है। सर उद्देश्य बहुत साफ है। उसमें भी सरकार ने हालिया 31 नदियों को फिर से जोड़ने की बात कही है, लेकिन उसमें राज्यों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि विस्थापन जब होगा तो लोग पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, स्टेट लेवल पे अलग अलग पॉलिटिक्स हो जाती है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब विस्थापन की बात आती है तो प्रदेश सरकारों का उसमें रोल होता है, और प्रदेश सरकारों को जो भी आर्थिक सहायता मुहैया करती है केंद्र सरकार, उसका सदुपयोग करके अगर किया जाए तो वो भी समस्या का समाधान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। असली बात पर आप आइए
कि ये पानी का जो दोहन हमको करना चाहिए, जो हमको भूजल को रिचार्ज करने में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, वह हम पिछड़ रहे हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो शहरों से लेकर और गांव तक हर जगह होना चाहिए, क्या वजह है कि आज चेन्नई जैसे शहर के अंदर ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है, कर्नाटक में कितने शहरों के अंदर पानी की जिलों में स्थिति खराब है, और तो छोड़िए एनसीआर के अंदर जो आज जहां पहले पानी 60-65 फीट पर था, आज वो 150 फीट चला गया, कल कोई 250 फीट जाएगा। तो पानी अगर है तो उसको हार्वेस्ट करना जरूरी है, नदी का भी जरूरी है और जो बरसात से सीधे आ रहा है वो भी जरूरी है। मेरा सुझाव ये है कि देश के प्रत्येक घर के अंदर, चाहे गांव हो शहर हो, सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करवानी चाहिए कि वो छत का पानी उसी जगह जाए, गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में, और खेत का पानी खेत में हो। एक एक बूंद को बचाने की आज आवश्यकता है। अगर हम भूजल को सुधार कर लेंगे, और इस जल का दोहन करना हमको सबसे पहले जरूरी है जो बरसात का है, तो उससे बचाव होगा और भविष्य में जो पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। कैसे राहत पहुंचाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अविनाश भी मेरे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो अविनाश, असल में जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पूरे विश्व में बाढ़ से जितना नुकसान होता है उसका 5वां हिस्सा तो अपने देश में हो जाता है। ये आंकड़ा तो बहुत डराता है, और उससे ज्यादा तब डराता है जब हर साल एक ही पैटर्न पे हम नुकसान होते हुए देखते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, हम समाधान नहीं करना चाहते। मैंने आपको पहले ही अपने पिछले वक्तव्य में मैंने यही बात कही थी आपको कि, और जैसा हमने अभी जिक्र भी किया कि जो राहत बचाव के लिए, बाढ़ से राहत के लिए जो बजट की हमने व्यवस्था की है उसमें 55% हमने बजट बढ़ा दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उस बजट को हम खर्च कहाँ पे कर रहे हैं? क्या राहत पुनर्वास में खर्च कर रहे हैं, या पहले से ही कि वो नुकसान ना हो उसके लिए भी कुछ किया जा रहा है? एक चीज़। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसा आपने बताया कि पूरी दुनिया भर में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और जो उसका 5% अकेले भारत में है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 20% जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों का वो भारत में होगा। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो होंगे वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, हम अब तक, जैसे हमारे अन्य पैनलिस्ट ने भी कहा, कि हम वर्षा जल संचयन नहीं कर पा रहे हैं, रेन हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या जो ये जो योजनाएं बन रही हैं, शुरू से ही मैं अपने हर लेख में, हर वक्तव्य में मैं ये बात करता रहता हूँ और कहता हूँ कि क्या केंद्रीकृत जो योजनाएं बन रही हैं, जैसे सर आपने एक प्रश्न बड़ा मौजू उठाया कि क्या सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि इसका समाधान हो सके। सरकार की पूरी मंशा है, लेकिन जो अफसरशाही, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार तक उस रिपोर्ट को पहुंचाते हैं, जो उन तक ये योजनाएं बनाकर लेके आते हैं कि हम ये ऐसा कर सकते हैं और इसके बदले में किया जा सकता है। देखिए, हमेशा दुनिया जो है वो इंसेंटिव और पनिशमेंट से चलती है। इंसेंटिव राज्य सरकारों के पास या केंद्र सरकार के पास ये होता है कि जितने पीड़ित लोग हैं उन तक हम किस तरीके से राहत पहुंचाएं, ताकि वो हमारे से कल खुश हो जाएं कि जब हम मुसीबत में थे तो इस सरकार ने मेरी मदद की और हमारा वोट अब अगली बार इनके पास जाएगा। हमारा इंसेंटिव इसमें नहीं है कि बाढ़ आने से पहले ही हम उन्हें सुरक्षित जगह पे ले जाएं जिससे नुकसान ना हो, और फिर तो हमारी तो कोई बात ही नहीं बनती। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो बाबूशाही है उसका इंसेंटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड मेरे पास आए, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड आने के लिए क्या होगा कि मेरे इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए। अब मैं एक और बात बताता हूँ कि तो ये उनकी जेब में भी जा रहा है क्या? सीधा सवाल। जाएगा, इसमें बिल्कुल जाएगा। करोड़ों रुपए की जो राशि आ रही है, बड़ी फायदे वाली है हर चीज में सर, यही है। ये आपदा में अवसर यही है। ये जितने मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो फंड एलोकेशन है, अगर हम उन्हें राहत बचाव के कार्य से हटाकर हम पहले से ही, हम अगर जो हमारा मौसम विभाग है अगर हमें पहले से ये बता दे रहा है कि यहाँ रेड अलर्ट है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, और हम समय रहते ही वहाँ से लोगों को अगर बाहर निकाल लेते हैं, जितना फंड हम उनके राहत पे खर्च कर रहे हैं वो पहले ही हम उनको दे के या खर्च करके उनके खाने पीने की व्यवस्था करके उनको कुछ दिनों के लिए वहाँ से हटा लें, तो हमारा कम नुकसान होगा। लेकिन खर्चा भी कम होगा। बिल्कुल, लेकिन
हमारे पास दिखाने के लिए क्या होगा, हमारे पास फंड कहाँ से आएंगे और कैसे होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रतिवर्ष औसतन 1654 लोग हमारे यहाँ मरते हैं सिर्फ बाढ़ से। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर पूरा हम औसत देखें तो 1654 लोग मरते हैं और 92,763 पशुधन की हानि होती है हर साल। अब सोचिए हम इतने करोड़ों का जो हमारा नुकसान हो रहा है, इसकी अनुमान है कि 1680 करोड़ की तो सिर्फ फसल हमारी ख़राब होती है। तो इतना नुकसान हमारा हो रहा है और बदले में हम क्या खर्च कर रहे हैं और उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसका विश्लेषण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा एक और प्रश्न आपने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि विकास ना हो, तो देखिए विकास अगर एक व्यक्ति बैठकर करेगा सारे जगहों के लिए तो वो कभी भी विकास लाभदायक नहीं होगा जब तक कि हम उसका विकेंद्रीकरण ना करें और स्थानीय लोगों से हम ये ना पूछें कि भाई उनके लिए कितना और क्या ज़रूरी है। मान लीजिए दिल्ली की एक बाज़ार है, बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पे। अब उस भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में कार से लोग आ सके इसलिए हम वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ से विस्थापित करके और सड़क चौड़ी करें। किसका फ़ायदा और किसके लिए फ़ायदा हो रहा है ये? तो हम हमेशा ही, अगर हम जब तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे लोग हैं, प्रभावित हैं और लोग भी हैं, जब तक उनको बिठा के उनके साथ हम राय मशवरा नहीं करेंगे, सिर्फ हम अकेले बैठ के और ये योजना बना लेंगे कि ठीक है हमें यहाँ पे दिख रहा है ये परेशानी है और इसका इलाज मेरे हिसाब से ये है और यही सबसे श्रेष्ठ इलाज है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तो फिर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और समस्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी, साल दर साल बढ़ती रहेगी और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे जिसका कोई अंत नजर नहीं आएगा। ठीक है, मेरे साथ मैठाणी साहब हैं। तो मैठाणी साहब, ऐसा लग रहा है इस चर्चा को सुन के और जो बातें निकल के आ रही है कि एक मरीज को हॉस्पिटल ने वेंटिलेटर पे रख दिया है और उसके घर वालों को नहीं कह रहा है कि वो है या नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर पे रखने से फायदा हो रहा है हॉस्पिटल का। सर, हम वेंटिलेटर पे ही हैं क्या? बिल्कुल वेंटिलेटर पे ही है। आज की स्थिति में आप ये देखिए कि भी बहुत सारे पैनलिस्टों ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड्स वगैरह जितनी बहुत सारी बन रही हैं, वो ठीक है। उत्तराखंड के अंदर तो ये सारी प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, अनियोजित प्लानिंग हो रही है, कैसे करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि बंगलोर के अंदर अभी पिछले उत्तराखंड में ठीक कह रहे हैं सर आप? ठीक है, नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में विकास करने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन विकास के तरीकों से लोगों को परहेज है कि डायनामाइट लगा के या जेसीबी के थ्रू या जिस तरह से आप पहाड़ों को तोड़ रहे हैं उससे पूरा पहाड़ हिल रहा है। आपको ये सोचना है कि हमारे अरावली वाले, हरियाणा वाले पहाड़ हमारे कच्चे पहाड़ हैं। आप हिमालय की बेल्ट की तरह जाए, हिमाचल में आज ये देखिए ना कि पिछले 2 सालों से कितनी तांडव मचा हुआ पूरा हिमाचल के अंदर पूरा। तो पहाड़ तोड़ना आवश्यक है सर? रुई के फाके से तोड़े इस पहाड़? नहीं, रुई के फाके से न तोड़े। अच्छा। उसके लिए आप ये देखिए कि अभी पुणे, यदि आप कोंकण जाएंगे, बम्बे, वहां की सुरंग को काट के रेलवे लाइन बनाई। बिल्कुल। एक उदाहरण है, वहां लोगों ने, मतलब वहां भी तो टेक्नीशियन ने काम किया ना। तो उत्तराखंड के अंदर हम ये कहें कि आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रकृति के अंदर पहाड़ों को कम नुकसान पहुंचाए। ऑल वेदर रोड जरूरी है क्योंकि जिस तरह से 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ की बैकबोन है वहां की इकोनॉमी के लिए, वो वहां की रीढ़ की हड्डी है। एक तरह से वहां का सबसे ज्यादा आर्थिक इकोनॉमी बेस 4 धाम यात्रा है। 4 धाम यात्रा को अधिक से अधिक हम लाभदायक बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, पूरे साल चलाने के लिए ऑल वेदर रोड बनाएं। लेकिन ऑल वेदर रोड के साथ में हम ये जरूर देखें कि पहाड़ों का उससे नुकसान ना हो। क्यों दिल्ली के अंदर मेट्रो लाइन नहीं बिछी? चावड़ी बाजार जैसे जहां पे संकुचन एरिया था, वहां पे भी तो दिल्ली के अंदर मेट्रो तो देश का हिस्सा है सर। हाँ, तो यही हम कह रहे हैं, जब तो दिल्ली के अंदर पक्षपात क्यों हो रहा है सर? हाँ, तो जब दिल्ली के अंदर मेट्रो लाइन बन सकती है, कोई नुकसान नहीं हो सकता, जरा से घरों को नहीं टूटने दिया। टेक्नीशियन तो हमारे वही है, वैज्ञानिक वही है, लेकिन हमारी सरकारों का उनको लेकर जरा सख्त निर्देश हो। अभी जोशीमठ का है, जोशीमठ पूरा का पूरा शहर दरक रहा है, उसके 1 दिन में तो नहीं हो दरका, 1 साल में तो नहीं हो दरका। पानी का जो आपने निकास करना था वो वहीं के जोशीमठ के घरों में भरता गया और एक धीरे धीरे वो दरकता रहा। तो हमारा नियोजन में कमी है, हमारी सोच में कमी है। हम चाहते हैं, हमने बड़े बड़े पावर हाउस, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल मैं सहमत हूं, पावर हाउस के लिए हम बड़े बड़े बांध न बनाएं। 100 मेगावाट के जो बिजली पैदा करें हम छोटे बनाएंगे तो जिससे पहाड़ों को तोड़ने में कम होगा। साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है लेकिन एक जवाब चाहता हूं सर।
3-4 लोग मेरे इस पैनलिस्ट पे बैठे हैं सर। हाँ। वो अगर इन बातों को जानते हैं, जो पूरा देश सरकार चला रही है, हाँ। उनके पास क्या इतने ज्ञानी भी लोग नहीं हैं, या फिर इनके ज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं चाहते? सर, हम अगर इस पैनल पे बैठ के ये चर्चा कर सकते हैं, तो फिर वहां पे इस तरह की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं है? ज्ञानी लोग हर जगह ज्ञान का उपयोग नहीं करना चाहते। ये जानबूझकर, जैसे अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जो फंडा है बजट खपाओ का, बजट खपाओ का वो फंडा है, नहीं तो वैज्ञानिक कहानी है। हमारा उत्तराखंड के अंदर वाडिया इंस्टीट्यूट के एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक है जिनकी रिपोर्टें देश के लिए लाभदायक है, तो उत्तराखंड के लिए लाभदायक नहीं हो सकती, लेकिन हम उनकी सुनने को तैयार नहीं है, हम उनकी मानने को तैयार नहीं है। हम अपनी जिद के आगे अपनी जद चलाने के लिए तैयार हैं, तो टूटते रहे पहाड़, गिरते हैं लोग, मरते रहे, डूबते रहे। मुझे नहीं लगता सर कोई भी सरकार लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह की छेड़खानी या इस तरह की ज्यादती जानबूझकर कर रही होगी। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी आपका अपना वक्तव्य। एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं सर, आप मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सालों से, दशकों से जो तमाम तरह की कोशिशें हैं वो रंग लाती नजर क्यों नहीं आ रही है। हम कहां पे खड़े हैं और कहां तक हमको जाना है। ब्रेक के उस पार रहिएगा मेरे साथ। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। सच के साथ में आज उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल है। उतना ही मुश्किल है जैसे बहते हुए पानी पे पानी से पानी लिखना, और ये पानी आफत बन के हमको परेशान कर रहा है। मेरे साथ सभी खास सामान लगातार बने हुए हैं। झा साहब, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना भी हुई, जल नीति भी है, आपदा प्रबंधन अधिनियम भी है, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच हम फिर भी बाढ़ के आगे बौने दिखाई देते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है सर, और ये सब कैसे दुरुस्त किया जाए? आखिरी पड़ाव है सर, प्रॉब्लम की बात कर ली, अब सोल्यूशन की चर्चा करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि हमें ये जो है ना, सब अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सोच अपनी रखे, वो उससे काम नहीं चलेगा जब तक हम एक सुनियोजित, कॉम्प्रिहेंसिव, कलेक्टिव सोल्यूशन इसका नहीं ढूंढेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक कृषि मंत्रालय या मौसम मंत्रालय या सड़क मंत्रालय या फिर विकास मंत्रालय या रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय का काम ये नहीं है। क्योंकि ये जो इश्यू है, जैसा कि हमारे बाकी वक्ताओं ने कहा कि बाढ़ जो है वो पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सब चीजों को इफेक्ट करता है, लाइवलीहुड को इफेक्ट करता है, सबको करता है। तो बहुत आवश्यक है कि सरकार सबसे पहले एक कोई बॉडी बनाए और एक समन्वित तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, एक नियोजित तरीके से देखे कि हम, जैसा कि बहुतों ने कहा कि बाढ़ की स्थिति आए ही नहीं, और बाढ़ के जो कारण है, देखिए क्लाइमेट चेंज के इरा में हम रह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगी और ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी और बहुत ज्यादा इंटेंस होंगी। ऑफ कोर्स उसको हमें ठीक करना है, उसको कम करना है, लेकिन अभी जो है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में हमें इसका एक गवर्नेंस सोल्यूशन बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कि हम लॉन्ग टर्म, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हम कोई नहीं कह रहा है कि विकास ना हो, क्योंकि बहुत बार ना हम इसको क्रिटिकली और बहुत ही हल्के से लेते हैं कि पहाड़ नहीं काटें तो करें क्या? नहीं, पहाड़ काटें आप, लेकिन पहाड़ कटने लायक हो तब तो काटें। हमारा अगर साइंटिस्ट, वाडिया इंस्टीट्यूट और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि जियोलॉजिकल जो कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, अगर मैं आपको कैपेसिटी है 20 किलो उठाने का, मैं आपको 40 किलो दे दूं तो आपका कंधा टूट जाएगा। तो अब ये कहना कि नहीं सबको 40 किलो उठाना चाहिए, 40 किलो उठाना तो बहुत अच्छी बात है। जो सड़क, क्या आपने एक इमेजिन किया, 8 लेन हाईवे अगर राजस्थान में चल रहा है दिल्ली से बंबई, उसके बारे में तो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 8 लेन हाईवे आपको वहां क्यों चाहिए जहां पे वो कैरी नहीं कर सकता है, और अगर चाहिए तो फिर आप तैयार हो जाइए कि आपकी पहाड़ी क्या जो असेसमेंट कैलकुलेशन होना चाहिए था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी दूसरी चीज है। अगर हम क्योंकि हम उत्तराखंड और हिमालय के बारे में बहुत बार चर्चा कर रहे हैं, आप सबों को शायद पता होगा कि ये जो एनवायरमेंट, कोई कारण होता है जिस कारण एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराया जाता है, राइट, और ये थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है। हमने पूरे के पूरे वेदर रूट्स, जो पूरे के पूरे 4 धाम रूट जो बनाया है, उसमें कोई भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया। अच्छा। और उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि 100 किलोमीटर से कम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने बना दिए। टनलिंग जो है, ब्लास्टिंग जो सर भी कह रहे थे, जिस तरह की ब्लास्टिंग हिमालय में हो रही है, तो
आज की चर्चा हिमालय के बारे में नहीं है, बाढ़ के बारे में है, लेकिन वो पूरे, चाहे वो अर्बन वाटर मैनेजमेंट हो या फिर रूरल वाटर मैनेजमेंट हो। और वाटर मैनेजमेंट का मतलब वाटर को आप सिर्फ एक इकोनॉमिक रिसोर्स मत समझिए, आप इसको एक इकोलॉजिक, जो आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कही कि एक इकोसिस्टम है, रिवर एक इकोसिस्टम है। रिवर आपका वो सिंटेक्स का टैंक नहीं है, जिसको आप हमेशा समझते हैं कि पानी को हम बचा लेंगे, पानी को रोक लेंगे, पानी को पकड़ लेंगे, पानी को बेच देंगे, पानी को खरीद लेंगे। नदियों का एक जो है एक की अपनी व्यवस्था है, जिसके साथ हमने सुनियोजित रूप से छेड़छाड़ किया है। हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचे, अभी भी हम यही सोचेंगे कि नहीं, हमें चौड़ी सड़क और बड़ा सा फ्लाईओवर और पार्किंग लॉट और अच्छा विकास चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को सांस ना ले पाए, वो डूब जाएं, तब तो फिर हम क्या कहेंगे? तब तो फिर ये मूर्खता होगी हमारी पूरी की पूरी सभ्यता की। बिल्कुल। और इस विकास के लिए जिंदगी पे कम से कम आफत आ जाए, ऐसा तो रिस्क नहीं लिया जा सकता है। कृष्ण चौधरी भी हमारे साथ हैं। चौधरी सर, असल में कई क्लाइमेट से जुड़ी हुई एजेंसी से जो बता रही है कि इस सदी के आखिर तक जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग के जरिए वो 2% और बढ़ जाएगा, और इस तरह की जो घटनाएं उसमें 30% का रेज होगा। सर, ये बातें तो समय समय पे हमें अलार्म करती रही हैं, हम फिर भी नहीं सीखते हैं। मेरा मेन जो फोकस यही है कि ऐसा नहीं हम अनजान हैं, हमें अचानक से पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है। हर साल हमारी निगाहों से ये सारी चीजें गुजर रही हैं, फिर उसके बाद हम एक ब्लाइंड फोल्ड लेते हैं, एक पट्टी लेते हैं और बांध लेते हैं। किसके इंतजार में सर? कहां से वो बादल फटेगा, कोई उतरेगा, कोई एलियन आएगा या कोई और बचाने आएगा हमको कि निकाल लेगा, चलिए भाई बचा लिया देवदूत बन के? ऐसा तो नहीं होना है सर। देखिए घनश्याम जी, कितना बड़ी संख्या में सरकारों के द्वारा, प्रदेश सरकारों के द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं। वृक्षारोपण इसलिए है कि क्लाइमेट में सुधार करने के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो वृक्ष के द्वारा है। वो क्लाइमेट को सुधारता है, पानी की व्यवस्थाएं जो है बादल में उसमें भी सुधार करता है। लेकिन बात इतनी भर है कि वृक्षारोपण होता है, उसमें कितना जिंदा रहते हैं 5 साल के बाद वो पेड़ जो है, उसका असेसमेंट हमारे यहाँ होना चाहिए। वो एक क्रेडिबिलिटी हो कि अगर हमने 5 करोड़ पेड़ लगाए हैं तो उसमें से हमारे 3 या 4 करोड़ पेड़ जो हैं वो खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है कि प्लांटेशन तो हम करते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं वो पेड़ का क्या होता है। तो सर सरकारी पेड़ लगाए, सरकारी उसमें रोज पानी देने आ जाए, ये सरकारी उसे संवार ले। मैं आ रहा हूं, आप समझ लीजिए। हमें वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम के लिए गांव के किसानों को, गांव की पंचायतों को ये दायित्व देना चाहिए कि वृक्षारोपण का कार्य आपका है, आपके लिए है, आपके जीवन की रेखा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है और राष्ट्र के लिए है। जब आप पेड़ लगाएंगे, ये पेड़ आपका है, आपको लगाना है, आपको देखभाल करनी है, आपको जिंदा रखना है, आपको पालना बड़ा करना, तब वो वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। जहां तक पहाड़ के वन कटाई की बात है, वो एक सब्जेक्ट ये है कि जब हम पेड़ों को लगाएंगे तो कटाई का नुकसान उतना नहीं हो पाएगा। जब हम लगा देंगे बदले में, या हम एक के बदले में 4 पेड़ क्यों नहीं लगा सकते? आखिर दिक्कत क्या है? नदियों को हमको दोबारा से देखना पड़ेगा। नदियों की जो तलहटी है उसका रखरखाव नहीं है, उसके जो हमारे दोनों तरफ के हिस्से हैं उनका प्रॉपर जो रखरखाव है, उनके नदियों के किनारे पर प्लांटेशन हम कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो बंबू का प्लांटेशन दोनों तरफ जो हम कर सकते हैं नदियों पर, जिससे उसमें जो एक सुधार करने में सबसे बड़ा रोल जो है प्लांटेशन का ही है। आप किसी भी तरीके से पर्यावरण को सुधारने के लिए आपके पास रास्ता दूसरा ये है कि आप जो पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उन पर आप अंकुश लगाएं। ठीक है। तीसरा ये है कि आप विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार तो विकास से होगा। विकास कैसे होगा? विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। सर, तो आपस में जुड़ती हुई कड़ियां हैं जिनको बड़े लेवल पर बस स्थानीय लोगों के, स्थानीय विशेषज्ञों के सलाह से हर प्रोजेक्ट में उनका योगदान लेते हुए उनकी सलाह पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है अविनाश, असल में जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि जो हम समझ रहे हैं और जो हम जान रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। और अविनाश, हम तो ये देखते हैं ना, लगातार बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, डेलीगेशन जा रहा है, एक एक करके लोगों से बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, संवाद हो रहे हैं, शिविर हो रहे हैं।
वो कहां हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसका रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा। अगर हमें ये चेताया जा रहा है जैसे आप ही कह रहे कि 2050 तक स्थिति और खराब हो जाएगी, तो इन शिविरों का, इन गोष्ठियों का, इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या मतलब है? सिफर है, ये तो जीरो है। दिक्कत यही है कि आप जिस समस्या का, अपने स्थानीय समस्या का समाधान आप विदेशी तरीकों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप वहाँ जो बातें होती हैं या उन्होंने जिस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ के निकाला हुआ है, आप उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं स्थानीय स्तर पे। अब सोचिए कि दुनिया भर में जहाँ पानी, पेयजल की इतनी कमी है, जहाँ पे बात होती है कि अगला विश्व युद्ध कहीं पेयजल के लिए ना हो, वहाँ पे आप अपने पेयजल आपको उपलब्ध कराने वाली नदियों को आप शोक तक की उपमा दे देते हैं। आप कहते हैं कि ये नदी बिहार की शोक है, आप कहते हैं कि ये नदी उड़ीसा की शोक है, आप ये नदी बंगाल की शोक है, जबकि ज़रूरत ये थी कि आप किस तरीके से मैनेज कर पाते। देखिए, एक तो अगर प्राकृतिक आपदा है जैसे कि क्लाउड बर्स्ट है या एकदम से अचानक से एक कम समय में ज़्यादा बारिश हो गई, तो आप ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आप बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, अब उन डैम की ऊंचाई इतनी है, वहाँ पे गाद इतनी भर जा रही है और वर्ष भर नदियों में पानी नहीं है, तो वहाँ पे गाद जमा हो जा रही है, अवैध खनन हो रहा है, बालू खनन हो रहा है, और फिर अचानक से एक बार जब ज़्यादा पानी आ रहा है और नदियों में छूट रहा है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? या अचानक से आप बड़े बड़े डैम से जब पानी छोड़ दे रहे हैं, तो वो फिर कहाँ जाएगा? क्या हम इतने विशाल डैम की जगह छोटे छोटे चैक डैम बना के अपना काम कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, आप एक बहुत विशाल डैम बना लेंगे तो उस पारिस्थितिक तंत्र का भी आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर जगह पे जो परिवर्तन होंगे उनका क्या होगा और उनके क्या भविष्य में दुष्परिणाम होंगे या नहीं होंगे, हमें उनका भी आकलन करना पड़ेगा। ठीक है मैठाणी साहब, ये तो मैठाणी साहब, इस तरह के काम को लेकर जो होमवर्क असल में हमें करना चाहिए वो होमवर्क नहीं किया है सर। क्लास टीचर फिर लिख रही है, डू योर होमवर्क अगेन। सर ये कब तक उतरेगा? आप ये देखिए कि हर बरसात के अंदर अभी की इसी 27 जून को जो 27 मिलीमीटर से जो मैक्सिमम बारिश का एक ही दिन हो गई है, दिल्ली के सारे अंडरपास डूब गए। अपलिफ्टिंग के पानी का जो हम नीचे बना रहे हैं, पानी का आगे कहाँ जाएगा? उसका बाढ़ का पानी, वो भी एक बाढ़ का ही पानी है। मिंटो ब्रिज का जो ब्रिज है उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि बचपन से लेकर तब भी बस डूबती थी, आज भी बस डूबती है। ये सही है कि सरकार ने वहां पे बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन एक तार्किक योजना नहीं निकाल पाई कि भाई ये डाउन एरिया है तो बेसमेंट भी तो उसी का, जो अंडर पास है दिल्ली के जितने, अभी प्रगति मैदान की टनल बनाई गवर्नमेंट ने, वो बंद रही एक हफ्ते के लिए क्योंकि पानी भर गया। हम कहते हैं कि हम आर्किटेक्ट हैं, हम बहुत सारे प्लानिंग शहर बसाते हैं, प्लान करते हैं। क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टाइम पे नहीं था ये सारा कुछ? लेकिन इस तरह का था कि पानी का निकास का सबसे पहले साधन था। प्रकृति तो अपना काम करेगी, बाढ़ ने आना है, बादल ने फटना है, जितनी और चीजें, क्लाउड बर्स्ट होना है, ग्लेशियर ने टूटना है, लेकिन उनसे बचाओ। हर 100 साल के बाद नदी अपना मुहाना बदलती है, नदी के मुहावने हम बस गए तो कहां से होगा? इन सबको हटाना होगा। ठीक है, नदियों के मिजाज को समझना होगा, उसी के हिसाब से काम होगा। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, आप आए, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। और जब शो करने के लिए हमारे तो बारिश हो रही थी, अब फिर बारिश हो रही है बाहर, तो देखिएगा सर कहीं ठीक ठाक निकल जाए, डूब ना जाए। मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि ठीक ठाक पहुंच जाए। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए। तो बांध कैसे बने, नदियों का रुख कैसे मोड़े, बारिश का कैसे सुनियोजित तरीके से आगे आने वाले समय के लिए इस्तेमाल हो, ये तमाम तरह की कोशिशें और जो लगातार की जा रही, सरकार के स्तर पे गंभीरता से इन सारी चीजों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन उस लेवल पे क्या ग्राउंड पे हो पा रहा है, यही सबसे बड़ी देखने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के शो से थोड़ा ही सही कुछ तो हम सीख पाए होंगे। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए सच के साथ, जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ।